रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में रुपेश नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी अपनी पत्नी रूपाली और अपने बेटे टीटू के साथ रहता था। रुपेश एक मजदूर था जो गांव के एक बड़े सेठ के खेत में मजदूरी का काम करता था। उन दिनों बारिश का कहर काफी ज्यादा पड़ रहा था। रुपेश, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। देखो, टीटू भी ठंड से बुरी तरह कांप रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये बारिश हमारी जान ही ले लेगी। तुम सही कह रही हो रूपाली, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से हमारी झोपड़ी की छत भी टपक रही है। रुपेश, कुछ तो करो। हमारा बेटा इस तरह ठंड में कांप रहा है, मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जा रहा। रुको रूपाली, मैं अभी कुछ करता हूँ। अगर आग न जलाई तो हम ये रात नहीं निकाल पाएंगे। रुपेश आग जलाकर कुछ राहत पाता है और वे सो जाते हैं। रुपेश सुबह होते ही काम पर चला जाता है। क्यों ना मालिक से कुछ पैसे मांग लूं। घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। अगर कुछ पैसे मालिक उधार दे देंगे तो घर का खर्चा चल जाएगा। अरे रुपेश, पिछले महीने भी तो तूने मुझसे उधार लिया था। अभी तक उसकी रकम नहीं चुकाई और फिर से उधार मांगने आ गया। ऐसा कब तक चलेगा? हर बार मजबूरी बताकर उधार मांग लेता है। मालिक, मैं जानता हूं कि मुझ पर पहले से ही उधार है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बच्चे भूखे हैं, बीवी रो रही है, घर में दाने दाने की तंगी है। ठीक है रुपेश, काम खत्म करने के बाद मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन इस बार ध्यान रखना, इसे आखिरी बार समझ और अगली बार देने का वादा निभा। वह जल्दी से काम खत्म करता है और सेठ जी से पैसे लेकर राशन लेने चला जाता है। रुपेश जैसे ही राशन की दुकान पर पहुंचता है, वहां कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, आपने सुना कि इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही भयानक होगी? हाँ भाई, मैंने भी यही सुना है। लोग कह रहे हैं कि इस बार कुदरत का कहर बरसेगा और कई इलाके पानी पानी हो जाएंगे। अरे भाई, पानी पानी? क्या मैंने तो यहां तक सुना है कि कच्चे घर झोपड़ियां सब बह सकते हैं। नदी नाले उफान पर होंगे और लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो भाई, इस बार की बारिश आम बारिश नहीं होगी। यह तबाही बनकर आएगी। खेत खलिहान जलमग्न हो जाएंगे, सड़कों पर पानी का समंदर होगा और कई जगह जनजीवन ठप पड़ जाएगा। अरे भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग तो बच जाओगे, लेकिन हम जैसे गरीबों पर क्या गुजरेगी ये कोई नहीं समझ सकता। हमारी झोपड़ी तो पहले ही कमजोर है। अगर ये बारिश और तेज हो गई तो हमारा सिर छुपाने का भी ठिकाना नहीं रहेगा। अरे रुपेश भाई, माफ करना, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। पर सच कहो तो तुम्हारी बात सुनकर दिल बैठ गया। सच में जब यह बारिश कहर बनकर टूटेगी, तब सबसे ज्यादा मुसीबत गरीबों पर ही आएगी। हाँ रुपेश भाई, अमीरों के पास तो मजबूत घर हैं, सुरक्षित जगह है, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी, तुम्हारा आशियाना, बस एक तेज हवा का झोंका और सब खत्म। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। तुम लोग तो अब भी चिंता कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए चिंता करना भी एक लग्जरी है भाई। हमें तो बस आज के खाने की फिक्र लगी रहती है। सही कह रहे हो रुपेश भाई, इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी होती है उसका भूखा पेट। चलो, जो भी हो तुम बताओ, तुम्हें क्या लेना है? बस मुझे थोड़ा आटा दे दो भाई, घर में बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। बारिश की चिंता बाद में करेंगे, पहले उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा लूं। रुपेश आटा लेकर घर आ जाता है। रूपाली, तुमने सुना? आज की रात बहुत खतरनाक होने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार की बारिश बेहद तेज होगी। हवाएं आंधी का रूप ले सकती हैं। हाँ रुपेश, मुझे भी डर लग रहा है। पिछली बार भी बारिश में छत टपकने लगी थी और इस बार तो हालात और भी खराब है। देखो रूपाली, हम परेशान होकर कुछ नहीं कर सकते।
अभी इस पर बाद में सोचेंगे। इस वक्त मेरा पेट खाली है, और जब पेट खाली हो तो दिमाग सही से काम नहीं करता। तो पहले खाना लगाओ, उसके बाद हम बैठकर इस परेशानी का हल निकालेंगे। रूपाली टीटू और रुपेश को खाना दे देती है। दोनों खाना खाकर लेट जाते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होने लगती है, आकाश में काले बादलों का साम्राज्य फैल जाता है। ठंडी हवाएं सिहरन पैदा करती है। फिर अचानक एक जोरदार आवाज के साथ बिजली कड़कती है और सीधे रुपेश के घर पर गिर जाती है। पानी टपकने लगता है। हे ऊपर वाले, ये तूने हम पर कौन सा कहर बरपा दिया? पहले ही हम जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहे थे, और अब ये नया तूफान। घर की दीवारें तो पहले ही कमजोर थीं, अब छत भी टपकने लगी। हमारी किस्मत में सुकून लिखा ही नहीं। रुपेश, यह वक्त रोने का नहीं है, कुछ करने का है। देखो, हमारा घर तो बचा ही नहीं, चारों ओर पानी भर चुका है। अगर बारिश यूं ही जारी रही तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। पापा, ये बारिश कब रुकेगी? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारा घर पूरा गिर जाए। डरने का समय नहीं है टीटू, हमें मजबूती से खड़ा रहना होगा। आज की रात जैसे भी हो काटनी ही पड़ेगी, लेकिन सुबह होते ही मैं इस हालात से लड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। ये बारिश हमें हरा नहीं सकती, हमें इस मुश्किल से बाहर निकलना ही होगा। जैसे तैसे करके वह रात गुजार लेते हैं। रुपेश, अब और नहीं, हम इस घर में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। छत टपक रही है, दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। अगर यह बारिश यूं ही जारी रही तो यह घर किसी भी वक्त गिर सकता है। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रूपाली। अब यहाँ एक पल भी रुकना हमारी जान के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन हमें जाने से पहले ये देखना होगा कि बाहर हालात कैसे। मैं जरा यहीं तक जा रहा हूँ, इस बारिश और तूफान के बीच जाकर देखूंगा कि कोई मदद मिल सकती है। रुपेश जैसे ही मंदिर के पास जाता है तो देखता है कि वहां कोई बड़ा सेठ कंबल बांट रहा है। रुपेश भी कंबल लेने चला जाता है। सेठ जी, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कल रात हुई तेज बारिश ने मेरी झोपड़ी को बहा दिया, और अब मेरे पास सिर छुपाने तक की जगह नहीं बची। ठंड से मेरी हड्डियां कांप रही हैं, बच्चे भूख से रो रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अरे भाई, मत दुखी हो, भगवान का दिया बहुत कुछ है, और यही धन अगर जरूरतमंदों के काम न आए तो उसका क्या फायदा। हम यह कंबल बांटने के लिए ही लाए हैं, ताकि बारिश में कोई गरीब परेशान ना हो। तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये लो, 2 नहीं बल्कि 3 कंबल ले जाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे भी बारिश से बच सके। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बताना। वह कंबल लेकर घर आ जाता है। रूपाली, मैं कंबल तो लेकर आ गया हूं, लेकिन हम इस खंडहर जैसे घर में रहेंगे कैसे? देखो, इसकी दीवारें तक आधी गिर चुकी हैं, छत जगह जगह से टपक रही है। हमें कोई और ठिकाना ढूंढना चाहिए। रुपेश, डरने की कोई बात नहीं। यह घर टूटा जरूर है, लेकिन इसे फिर से खड़ा किया जा सकता है। हमने इससे भी बुरे हालात देखे हैं, और हर बार हम डटकर खड़े हुए हैं। इस बार भी हार नहीं मानेंगे। लेकिन रूपाली, हमारे पास न लकड़ियां हैं, न कोई सामान, और न ही कोई मदद। ये जगह हमें बारिश से नहीं बचा पाएगी। हम सब कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। देखो, ये कंबल जो तुम लेकर आए हो, इसे हम छत पर डाल देंगे ताकि बारिश अंदर ना आ सके। मैं अंदर से कुछ टूटी हुई लकड़ियां और ईंट इकट्ठा कर लूंगी, मिलकर थोड़ा थोड़ा ठीक कर लेंगे। तभी वहां रुपेश का सेठ आ जाता है। सुन बे रुपेश, तुझे याद है ना, कुछ दिन पहले तू मुझसे पैसे उधार लेकर गया था। तुझे कहा था कि समय पर लौटा देना, लेकिन आज तक तूने एक पैसा भी वापस नहीं किया। मैं कोई दान पुण्य का धंधा नहीं करता। सेठ जी, मेरी मजबूरी तो देखिए, मेरा घर उजड़ गया,
छत गिर चुकी है और इस बारिश में मेरे बच्चों को छिपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची। मैं कहां से पैसे लाऊं? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मैं वादा करता हूं जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं आपका उधार चुका दूंगा। हाँ, वक्त दे दूं? और तू क्या समझता है मैं तेरा कोई रिश्तेदार हूं जो तुझे यूं ही वक्त पर वक्त देता रहूं? मैंने तेरा ठेका नहीं ले रखा रुपेश। अब तू काम पर भी नहीं आ रहा तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? इसीलिए मैंने फैसला किया है, आज से तेरे घर की यह जमीन मेरी हुई। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मेरा घर छीन लिया तो मैं और मेरे बच्चे कहां जाएंगे? ये बारिश हमें मार डालेगी। सेठ जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। आपके पास तो बहुत धन दौलत है। यह सब मैं नहीं जानता रुपेश। जब तुझे उधार दिया था तब मैंने तुझसे ये सब बहाने सुनने का वादा नहीं किया था। अगर तुझे अपना घर बचाना है तो कल तक मेरा उधार चुका, वरना अब यह घर मेरा हुआ। इतना बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। अब हम सेठ जी के पैसे कहां से देंगे रूपाली? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अगर हमने कल तक पैसे नहीं चुकाए तो सेठ जी हमारा घर भी छीन लेंगे। हम बच्चों को लेकर कहां जाएंगे? रुपेश, परेशान मत हो। जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। देखो, मेरे यहाँ सोने के कड़े, इन्हें बेच दो। कम से कम सेठ जी का कर्जा तो उतर जाएगा और जो थोड़ा बहुत बचेगा उससे हम अपने घर की कुछ मरम्मत भी कर लेंगे। सोना, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कड़े तुम्हारे पिता ने तुम्हें शादी में दिए थे, उनकी आखिरी निशानी है। मैं तुम्हें इन्हें बेचने नहीं दूंगा। हमें पहले भी इससे भी ज्यादा बुरे हालातों का सामना करना पड़ा है। नहीं रुपेश, कोई लेकिन नहीं। यह कड़े किसी शौक के लिए नहीं, बल्कि हमारी जरूरत के लिए जा रहे हैं। और सुनो, जब समय बदलेगा हम फिर से इन्हें वापस ले आएंगे, लेकिन अभी इन्हें रोकना हमारी मूर्खता होगी। लो, इसे ले जाओ और सेठ जी के पैसे चुका दो। रुपेश रूपाली के कड़े लेकर सुनार के पास जाता है। अरे रुपेश भाई, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। क्या काम है? भाई, यह कड़े बेचने आया हूं। देखिए कितने के बिक सकते हैं। अरे रुपेश, यह तो बहुत पुराने जमाने का सोना है। अच्छा माल है, लेकिन तुम तो जानते हो बाजार में भाव गिर रहे हैं। मैं तुम्हें इसके 1000 रुपए ही दे पाऊंगा। भाई, यह तो शुद्ध सोना है। मेरी पत्नी के मायके से मिला था। इसमें वजन भी अच्छा है। कम से कम इसका सही दाम तो लगाइए। देखो रुपेश, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा। बाजार की हालत तुमसे छुपी नहीं है। इस समय कोई ज्यादा दाम नहीं देगा। हाँ, अगर तुम्हें और कहीं ज्यादा मिल रहा हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम जल्दी में हो और तुम्हें पैसे अभी चाहिए। अब बताओ, सौदा पक्का करें? ठीक है भाई, आप ही ये कड़े ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। बचने के लिए वो सुनार को पैसे देकर सेठ जी को चुकता कर देता है। फिर वह अपने घर की ओर निकल पड़ता है। सेठ जी, वह रुपेश तो आपका पूरा उधार चुका गया। अब आप उसकी जमीन कैसे हथियाएंगे? अब तो कोई बहाना भी नहीं बचा। अरे श्यामू, यही तो असली खेल है। सीधे तरीके से कोई जमीन थोड़ी छोड़ता है। मैंने कुछ ऐसा सोच रखा है कि रुपेश खुद ही गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे सेठ जी, कुछ बताइए। अभी जैसे ही पहली बारिश पड़े, पूरे गांव में ये अफवाह फैला देनी है कि रुपेश श्रापित है। जब तक वह गांव में रहेगा तब तक गांव की बर्बादी तय है। बारिश की हर बूंद गांव को डुबाने आएगी और इसका जिम्मेदार बस रुपेश होगा। सेठ जी, आप तो बड़े ही चतुर निकले। यह अफवाह पूरे गांव में आग की तरह फैलेगी। लोग खुद ही उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। बस यही तो मेरा असली दिमाग है। रुपेश गांव छोड़कर जाएगा और उसकी जमीन हमारी हो जाएगी। रूपाली, मैं सेठ जी के सारे पैसे चुका आया हूं। अब हमारा उन पर कोई कर्ज नहीं रहा। और हाँ, वाजपेयी जी के भी कुछ पैसे दे आया हूं। बस जो थोड़े पैसे बचे हैं उससे मैं सोचा हूं कि बारिश से पहले खाने पीने का इंतजाम कर लूं। सच कह रहे हो रुपेश, अब हमारे सिर पर सेठ का कोई बोझ नहीं रहा। हाँ रूपाली, अब कोई हमें कर्जदार कहकर नीचा नहीं दिखा सकता। मेहनत की थी और मेहनत का फल मिला।
लेकिन अभी हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। बारिश का मौसम है, कब मूसलाधार बारिश आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। गांव के लोग कहते हैं कि इस बार की बारिश बहुत खतरनाक होगी, इसलिए जो पैसे बचे हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। तुम ठीक कह रहे हो रुपेश, लेकिन बाहर के हालात देखे हैं। हवा तेज हो रही है, बिजली चमक रही है और पानी कभी भी बरस सकता है। ऐसे में बाहर जाना ठीक रहेगा क्या? देखते ही देखते बारिश पूरे गांव पर कहर बनकर टूट पड़ती है। घरों की छतें टपकने लगती हैं, नदियों का जलस्तर बढ़कर किनारों को तोड़ने लगता है। अरे भाई, ऐसी बारिश तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। चारों तरफ पानी ही पानी है। अगर यह बारिश यूं ही जारी रही तो पूरा गांव डूब जाएगा। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। ये बारिश तो जैसे कहर बनकर टूटी है। पर तुम लोग जानते हो, यह बारिश किसी आम वजह से नहीं हो रही है। क्या मतलब? कैसी बातें कर रहे हो? साफ साफ बताओ। अरे, ये बारिश रुपेश की वजह से हो रही है। रुपेश? वह तो हमारे गांव का ही रहने वाला है। बेचारा सीधा साधा लड़का है, भला उसकी वजह से बारिश कैसे हो सकती है? तुम लोग शायद नहीं जानते, लेकिन मैंने सुना है कि रुपेश श्रापित है। जब तक वह इस गांव में रहेगा तब तक यह बारिश थमने का नाम नहीं लेगी। यह तुम कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हो? अंधविश्वास नहीं, सच्चाई कह रहा हूं। बुजुर्गों ने कहा था कि अगर रुपेश गांव में रहेगा तो कुदरत का कहर इस तरह बरसेगा कि पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और देख लो, यही हो रहा है। सभी गांव वाले रुपेश के घर पर जाते हैं। रुपेश को गांव से निकलने के लिए कहते हैं। रुपेश, अब ये गांव तुम्हें और सहन नहीं कर सकता। हम सबको पता चल चुका है कि यह अनवरत बारिश तुम्हारी वजह से हो रही। तुम श्रापित हो और तुम्हारी वजह से पूरा गांव संकट में पड़ गया है। नहीं काका, ऐसा मत कहिए। मैं कोई श्रापित नहीं हूं। मैं तो बस इस गांव का एक साधारण निवासी हूं। ये बारिश तो ऊपर वाले की मर्जी है। अगर उसने चाहा तो सूरज भी निकलेगा, खेत भी लहरा जाएंगे। इसमें मेरा क्या दोष? झूठ मत बोल रुपेश। जब से तू इस गांव में आया है तब से यह बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। खेत पानी में डूब चुके हैं, घर गिर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, और तू कह रहा है कि यह तेरा दोष नहीं। हाँ, रुपेश को गांव से निकालो, यह श्रापित है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे गांव से निकाल दिया तो मैं कहां जाऊंगा? मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है। हम इस मूसलाधार बारिश में मर जाएंगे। क्या आपकी इंसानियत इतनी मर चुकी है कि एक बेसहारा आदमी और उसके बच्चे को इस तबाही में धकेल देंगे? रुपेश, हम जानते हैं कि यह कठोर है, लेकिन हमें अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए यह कदम उठाना ही हो। अगर तू यहाँ रहा तो न जाने और कितनी आफत टूट पड़ेंगी। काका, इतने सालों तक मैंने इस गांव के लिए मेहनत की, सबका साथ दिया, कभी किसी का अहित नहीं चाहा, और आज जब मुसीबत आई तो तुम लोग मुझे पराया कर रहे हो। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। या तो तू खुद चला जा या फिर हमें मजबूरन कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। रुपेश अपनी पत्नी रूपाली और बेटे टीटू को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। रुपेश, हमें गांव वालों ने अपने ही घर से निकाल दिया। हमारा कोई ठिकाना नहीं रहा। अब हम कहाँ जाएंगे? इस घने जंगल में कब तक भटकते रहेंगे? हाँ रूपाली, ये सच है कि अब हमारे पास कोई घर नहीं रहा, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम इस जंगल में रह सकते हैं, हमें बस सही तरीके से जीना सीखना होगा। लेकिन हम रहेंगे कहाँ? बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही और जंगली जानवरों का भी खतरा है। अगर हमने जल्द ही कोई ठिकाना नहीं ढूंढा तो ये रात काटना मुश्किल हो जाएगा। रूपाली, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो हम पेड़ पर मचान बनाया करते थे। क्यों ना हम एक पेड़ पर अपना घर बना लें? पर घर? क्या ये मुमकिन होगा रुपेश? बिल्कुल। इससे हमें दो फायदे होंगे। पहला, हम जंगली जानवरों से सुरक्षित रहेंगे, और दूसरा, बारिश से भी बच पाएंगे।
हमने पहले भी घर बनाने का काम किया है, तो यह भी कर सकते हैं। वहां वह लकड़ियां जमा करता है और कुछ ही देर में एक घर बना लेता है। रुपेश, यकीन नहीं होता, ये घर तो हमारे पहले घर से भी ज्यादा अच्छा और मजबूत लग रहा है। हमारी मेहनत रंग लाई। अब ना तो हमें बारिश की चिंता होगी और ना ही जंगली जानवरों का डर। सच कह रही हो रूपाली। जब हमें गांव से निकाल दिया गया था तब लगा था कि अब हमारे लिए कोई ठिकाना नहीं बचेगा, लेकिन देखो, हमने खुद अपनी मेहनत से एक नया घर बना लिया। ये सिर्फ एक घर नहीं, हमारी हिम्मत और जज्बे की पहचान है। और यह सिर्फ तुम्हारी ताकत और हुनर की वजह से हुआ है रुपेश। अगर तुम ये आइडिया नहीं देते तो शायद हम अब भी किसी गुफा या किसी झाड़ी के नीचे पड़े होते। तुम तो अब बिल्कुल एक जंगल में रहने वाली विशेषज्ञ बनती जा रही हो रूपाली। अच्छा, अब मैं थोड़ा जंगल में जाकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, शायद कुछ फल और जड़ें मिल जाएं। वहीं गांव में मूसलाधार बारिश लगातार हो रही थी, जिसकी वजह से पूरा गांव जलमग्न हो गया था। गलियों में पानी लबालब भर चुका था, खेत डूब गए थे और लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा था। गांव के तालाब और नाले उफान पर थे, जिससे सड़कें डूब गई थी और लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया था। अरे, ये गांव तो पूरा पानी में समा चुका है। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना हमारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ भाई, यह पानी तो हर पल बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम और देर यहाँ रुके तो हम भी इसमें बह जाएंगे। हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए। हे भगवान, हमें माफ कर दो। हमसे जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करो। अब हमें इस जल प्रलय से बचने का कोई उपाय बताओ। अब बस, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर अपनी जान बचानी है तो हमें जल्द से जल्द जंगल की ओर भागना होगा। कम से कम वहां ऊंचाई पर जाने से हम इस पानी के कहर से बच सकते हैं। सभी गांव वाले जंगल की ओर निकलते हैं। जंगल में जाते ही उन्हें रुपेश का घर दिख जाता है। वे देखकर चौंक जाते हैं कि पेड़ पर यह घर किसने बनाया है। तभी रुपेश आता है। अरे सेठ जी, गांव वालों, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपके पास तो पक्के मकान थे, बड़ी बड़ी हवेलियां थीं, फिर आप यहाँ क्या करने आए हो? जब मेरा घर उजाड़ा था तब आपको मेरे दर्द का एहसास नहीं हुआ, और आज जब आपका पूरा गांव पानी में समा गया तब आप मेरे दरवाजे पर खड़े हो। रुपेश भाई, हमें माफ कर, हमें अपने घर में जगह दे दो। हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है, गांव पूरा पानी में डूब चुका है। हमारे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। हाँ रुपेश भाई, हम पर रहम करो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें बेघर कर दिया, तुम्हें गांव से निकाल दिया, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपा करके हमें अपने घर में जगह दे दो। हाँ, याद है मुझे सेठ जी, आपने मुझे गांव से निकालते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी बीवी और बच्चे कहाँ रहेंगे। आपके दिल में मेरे लिए कोई दया नहीं थी। आपने मुझे बदनाम कर दिया, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए और गांव से निकाल बाहर किया। और आज जब कुदरत ने आप पर कहर बरसाया तो आप मेरे पास आ गए। रुपेश भाई, हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें अपने घर में जगह दे दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी औरतें हैं, हमें बचा लो। ठीक है सेठ जी, मैं अपने दिल में इतनी नफरत नहीं रख सकता। ऊपर वाले ने मुझे सिखाया है कि बदले से बड़ा धर्म मानवता है। आप लोग अंदर आ सकते हैं। मैं आपको भी ऐसे ही घर बनाकर दूंगा जैसे मैंने अपने लिए बनाया है। इस तरह रुपेश ने सभी गांव वालों की जान बचाई और सभी को अपने जैसे घर बनाने में मदद की। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसका नाम है बादलपुर। बादलपुर में मानसून दस्तक दे चुका था। गांव में आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। उस बारिश के बीच घनश्याम अपनी पत्नी नीरा के साथ अपने गांव बादलपुर लौट रहा था। आज कितनी अच्छी बारिश हो रही है हमारे गांव में। इस बारिश से गांव के खेत हरे भरे हो जाएंगे।
खेत तो हरे भरे हो जाएंगे, लेकिन घरों की छतों से तो पानी टपकना शुरू हो जाएगा। अरे बारिश में इतना तो चलता है, कुछ दिन की ही तो बात है। बारिश हमेशा थोड़े ही ना होती है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों अपने घर में आ जाते हैं। घर की हवा में गीली मिट्टी की खुशबू भरी थी और बारिश की बूंदें कच्ची छत पर ताल बजा रही थीं। कुछ ही दिनों में मौसम कितना बदल गया है। बारिश का मौसम शुरू हो गया। हाँ, हम इतने दिन बाद जो अपने गांव लौटे हैं, मौसम तो बदलेगा ही। लेकिन कुछ भी कहो, अपने गांव की तो बात ही कुछ और है। हाँ, आपने सही कहा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1-2 दिन का ही राशन का सामान है। अब आप यहाँ काम क्या करेंगे? हाँ नीरा, तुमने सही कहा। मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना होगा। ऐसी बरसात में तो खेती करना भी संभव नहीं है। आप गांव में किसी से पता करिए, शायद कोई काम मिल जाए। तुमने ठीक कहा। बहुत दिन हो गए गांव में किसी से मिला भी नहीं हूं। सब लोग मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। मैं सबसे मिलकर आता हूं। इसी बहाने में कुछ काम भी पता कर लूंगा और सबसे मिल भी लूंगा। ये कहकर घनश्याम बारिश में ही गांव में सबसे मिलने के लिए निकल जाता है। उधर गांव के लोग हरी चाचा, आनंद भाई, भोला और दीवान प्यारे की दुकान में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। तभी घनश्याम वहां आ पहुंचता है। अरे हरी चाचा, आनंद भाई, भोला, प्यारे, तुम सब एक साथ कितने दिन बाद मिले हो? अरे घनश्याम, तू कितने दिन बाद दिखा है? कैसा है? गांव कब वापस आया? मैं तो आज ही आया हूँ। तुम सब बताओ, आज सब लोग एक साथ यहाँ कैसे? हम तो यहाँ बारिश में चाय पीने के लिए आए थे। अब तू भी आ गया। अब बातें करने में मजा आएगा। और सुना, क्या हाल है? और तो सब ठीक है। मैं अभी घर आया था तो सोचा गांव में सबसे मिलकर आऊं, तो मैं इधर चला आया। वैसे मुझे काम की तलाश है। इतने समय से गांव में नहीं था तो खेत भी खाली पड़ा है और ऐसी बारिश में तो फसल भी नहीं लगा सकता। अब तो कुछ काम ही करना होगा। काम के लिए तो तुम्हें सरपंच जी से बात करनी चाहिए। वो शायद तुम्हें काम दे सकते हैं, वरना ऐसी बारिश में तो सबका काम ठप्प पड़ा है। ठीक है, मैं कल सुबह सरपंच जी से बात करता हूँ। और सुनाओ, तुम्हारे खेतों में फसल कैसी हो रही है? अरे घनश्याम, अभी तक तो सारी फसल अच्छी है, लेकिन शायद ज्यादा दिन अच्छी नहीं रहेगी। क्यों आनंद भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? कल मुखिया जी बता रहे थे कि उन्होंने शहर के मौसम वैज्ञानिक से हमारे गांव का मौसम पता करा था। उन्होंने कहा है इस बार हमारे गांव में बहुत ज्यादा तूफानी बारिश होगी। हमें डर है कहीं ज्यादा बारिश हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। अरे आनंद भाई, बारिश तो हर साल ऐसे ही होती है, कभी कम कभी ज्यादा। इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? मैं बताता हूँ घनश्याम भाई, असल में चिंता बारिश की नहीं बल्कि बादलपुर गांव के बांध की है। असल में बादलपुर गांव के बांध में दरारें पड़ गई हैं। पिछले साल भी थोड़ी थी, लेकिन इस बार वो काफी बड़ी हो गई है। हाँ, तो बांध को ठीक कराने का काम तो सरपंच जी का है। तुम लोगों को उनसे बात करनी चाहिए। वही तो गड़बड़ है घनश्याम भाई। क्यों, क्या गड़बड़ है? हम बादलपुर गांव के कुछ लोग कल उनके पास गए थे। अरे तुम सब लोग आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? कोई काम है क्या? असल में सरपंच जी, वो गांव के बांध में दरारें आ गई है ना। हाँ, तो मैं क्या करूं? आपने कहा था ना कि आप इस साल बरसात के मौसम से पहले बांध की मरम्मत करवाएंगे। क्या बोल रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? याद कीजिए सरपंच जी, आपने कुछ महीनों पहले ही कहा था कि आप बांध की मरम्मत करवाएंगे। अरे बांध की मरम्मत करवाने में कितना पैसा लगता है पता भी है। बरसात के मौसम में मेरा सारा काम रुका पड़ा है। तुम्हें क्या मेरे पास पैसों का पेड़ नजर आता है? मैं बांध की मरम्मत नहीं करवा सकता। घनश्याम भाई, अब समझे सब क्यों चिंता में है। सरपंच जी ने वादा करके कैसे मना कर दिया? अब क्या होगा? अब क्या, अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अरे तुम लोग चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। ऐसे ही बातें करते करते समय बीत जाता है। अच्छा भाइयों, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर घनश्याम वहां से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। वो घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे रीना, हमारे गांव के मुखिया जी ने इस बार शहर के मौसम वैज्ञानिक से पता करा है कि इस बार हमारे गांव में बहुत ज्यादा तूफानी बारिश होगी। और आनंद बता रहा था कि बादलपुर गांव के बांध में दरारें आ गई हैं। अरे तो बांध की देखरेख का काम तो सरपंच जी का है। लोगों ने उनसे कहकर बांध ठीक क्यों नहीं कराया? सब लोग बांध की मरम्मत की बात करने के लिए सरपंच जी के पास गए थे,
लेकिन सरपंच जी ने मरम्मत करवाने को साफ इनकार कर दिया। सभी गांव वाले इस बात को लेकर बहुत चिंता में हैं। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हो सकता है इस बार हमारे गांव में बाढ़ आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो सबके घर और खेत बर्बाद हो जाएंगे। अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, अब तो जो होगा देखा जाएगा। वैसे आप काम ढूंढने गए थे, कुछ काम मिला कि नहीं? हाँ, आनंद बता रहा था कि गांव में सिर्फ सरपंच जी के पास काम मिल सकता है। मैं कल सरपंच जी से जाकर बात करूंगा। ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है। घनश्याम और रीना सो जाते हैं। पूरी रात बारिश ऐसे ही लगातार होती रहती है। अगली सुबह उठकर रामू देखता है कि बारिश अभी भी नहीं रुकी है। लगता है मुखिया जी की बात सच है, बारिश नहीं रुकेगी। अरे नीरा, बारिश अभी तक हो रही है, लगता नहीं कि अब ये रुकेगी। चलो अब मैं बाहर जाकर बाकी सबसे मिलता हूँ, शायद गांव के भले के लिए कुछ उपाय पता चले, और वहीं से मैं काम के लिए सरपंच जी से मिलने के लिए निकल जाऊंगा। बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, संभाल कर जाइएगा। घनश्याम बारिश में ही बाकी सब गांव वालों से मिलने के लिए जाने लगता है। आज सुबह से ही सभी लोग प्यारे की दुकान में इकट्ठा हो गए थे। तभी घनश्याम वहां पहुंचता है। अरे भाइयों, कैसा हाल है? सब ठीक तो है ना? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ घनश्याम भाई, सब ठीक है। सब बारिश को लेकर बहुत चिंता में आ गए हैं। लगता नहीं है कि ये बारिश रुकेगी। हाँ, वैसे किसी ने बांध के बारे में कुछ पता करा? बांध की दरारें बढ़ी तो नहीं है? आज सुबह ही 2 लोग बांध की हालत देखने गए थे। अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन आगे कब तक ठीक रहेगा कुछ पता नहीं। अभी तक बांध ठीक है, फिर भी सड़कों और खेतों में पानी भर रहा है। अगर बांध टूट गया तो क्या होगा? अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मुझे सरपंच जी के पास काम के बारे में पता करने जाना है। अगर कोई काम मिल गया तो अच्छा रहेगा, वरना ये बारिश तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहकर घनश्याम बारिश में ही वहां से सरपंच के घर जाने के लिए निकल जाता है। अरे आओ भाई घनश्याम बाबू, कितने दिनों बाद देखा है तुम्हें। गांव वापस कब आए? जी सरपंच जी, बस कल ही आया था। और सुनाओ घनश्याम भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? जी मुझे काम की तलाश थी। जब मैं कल गांव के लोगों से मिला था तो उन्होंने बताया कि ऐसी बारिश में तो सिर्फ आपके ही पास काम मिल सकता है, तो मैं यहाँ चला आया। अच्छा, तो तुम काम के लिए यहाँ आए हो? देखो घनश्याम भाई, बारिश का असर जैसे और लोगों के काम पर पड़ा है वैसे ही मेरे काम पर भी पड़ा है। ऐसी बारिश में सारा काम रुका हुआ है, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। अरे सरपंच जी, ऐसा मत कहिए। आपका तो इतना बड़ा कारोबार है, आपके पास कोई ना कोई काम तो होगा ही। अरे मैंने कहा ना, मेरे पास तुमसे कराने के लिए कोई काम नहीं है। सरपंच जी ऐसा मत कहिए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। घनश्याम की लाख कोशिशों के बाद भी उसे काम नहीं मिलता है और वो निराश होकर वापस चला जाता है। अरे घनश्याम भाई, क्या हुआ? बड़े निराश लग रहे हो, काम नहीं मिला क्या? हाँ आनंद भाई, सरपंच जी ने कहा कि बारिश में उनका भी कारोबार रुका हुआ है, वो मुझे काम पर नहीं रख सकते। अरे भाई घनश्याम, तू अकेला इस चिंता में नहीं है, हम सब उसी हालत में हैं। अगर बाढ़ आ गई तो हम सब की फसल और घर डूब जाएंगे। हम सब के पास कुछ भी खाने को नहीं बचेगा। इस बार की बारिश ने गांव वालों को डरा कर रख दिया था। अगर बारिश ज्यादा हुई तो भी नुकसान होना तय था, और अगर कम हुई तो भी। तभी बारिश में एक आदमी वहां आता है। अरे हरी चाचा, गांव के बांध से पानी रिसना शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में पानी गांव में घुसने लगेगा और हो सकता है कि बांध टूट भी जाए। सभी लोग ये बात सुनकर और भी चिंता में आ जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। अब हम क्या करें हरी चाचा? करना क्या है, अब हम सब लोगों को गांव को जितना जल्दी हो सके खाली करना होगा। इसी में हम सब की भलाई है। ठीक है हरी चाचा, लेकिन हम सब गांव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमें अब जंगल में ही जाना होगा। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? इस बाढ़ में डूबकर मरने से तो जंगल में रहना बेहतर है। सभी लोग जंगल की ओर जाने लगते हैं। घनश्याम अपनी पत्नी नीरा को साथ लेने के लिए अपने घर जाने लगता है। अरे नीरा, गांव के बांध से पानी रिसने लगा है, हो सकता है कि बांध टूट भी जाए। हमें जल्दी से जंगल की ओर जाना होगा। सभी लोग गांव से निकलकर जंगल में जा रहे हैं।
दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। धीरे धीरे सड़कों पर पानी भरने लगता है। सभी लोग जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तभी बांध टूट जाता है और पूरे गांव में पानी भर जाता है। चारों तरफ बाढ़ का पानी ही पानी होता है। लोगों के घर, खेत सब पानी में डूब जाते हैं और उधर सरपंच अपने घर को पक्का और मजबूत समझकर उसी में रहता है। अरे ये बारिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरा घर पक्का और मजबूत है। इतनी सी बारिश से मेरे घर को कुछ नहीं होगा। ऐसा सोचकर सरपंच अपना घर नहीं छोड़ता है, लेकिन बारिश को कुछ और ही मंजूर था। बारिश इतनी ही तेजी से लगातार होती रहती है और कुछ ही देर में सरपंच के घर में भी पानी भरने लगता है। अरे ये क्या, मेरे घर में भी पानी भरने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मेरे घर का क्या होगा? मेरे सामान का क्या होगा? ऐसा कहकर सरपंच घर से बाहर निकल आता है। अपने घर को डूबता देख सरपंच को अपने किए पर पछतावा होता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बांध की मरम्मत न करवाकर गांव वालों के साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद इसीलिए ऊपर वाला भी मुझसे नाराज है। मुझे गांव वालों से माफी मांगनी चाहिए। सरपंच तुरंत सभी लोगों से माफी मांगने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो देखता है कि उसकी वजह से सारा गांव डूब चुका है। ये देखकर सरपंच को और पछतावा होता है। उधर सभी लोग ऐसी बारिश में जंगल में पेड़ों के नीचे अपने आप को बारिश से बचाए हुए खड़े होते हैं। तभी वहां सरपंच आ पहुंचता है। अरे सरपंच जी, आप ऐसी बारिश में अपना पक्का घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भाइयों। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बांध की मरम्मत समय पर करा लेनी चाहिए थी। मेरा घर भी इस बाढ़ में डूब गया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। सरपंच सच में बहुत शर्मिंदा था। उसे उसके किए का सबक मिल चुका था। ठीक है सरपंच जी, आपको अपने किए पर पछतावा है, यही सबसे बड़ी बात है। आप भी यहाँ हमारे साथ रह सकते हैं। शुक्रिया भाइयों। मैं वादा करता हूँ बारिश रुकते ही मैं बांध को ठीक करवाऊंगा और जिसको भी दोबारा फसल लगाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी उन्हें पैसे में दूंगा। चलो अच्छी बात है। अब तो बस ये बारिश रुकने का इंतजार है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है और अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। अगले दिन सभी लोग अपने गांव में वापस चले जाते हैं और सरपंच तुरंत बांध की मरम्मत करवाता है और सभी को फिर से खेती करने के लिए बीज और खाद खरीदने के लिए पैसे देता है। सभी लोग फिर से खेती करते हैं और हंसी खुशी अपने गांव में रहते हैं।